हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। मेरा नाम है ज्योत्सना और आज जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़ चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें एक छोटा सा टॉपिक मिस हो गया था, जिसके बारे में मैं यहाँ डिस्कशन करना चाहूँगी। हमने स्टडी किया राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बारे में। इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। एक एक आर्टिकल को हमने जाना, इनके हमने क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया, इनकी आलोचना महत्व को जाना। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है, वो है नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के बारे में, इनैक्टमेंट के बारे में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इनके क्रियान्वयन पर निबंध लिखिए, इनके क्रियान्वयन के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से एक डिस्क्रिप्टिव यानी कि ऐसे टाइप प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो नीति निदेशक तत्व जो हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक टारगेट की तरह है, लक्ष्य की तरह है, यानी संवैधानिक लक्ष्य की तरह है। तो ये नागरिकों को उपलब्ध कराने हैं भविष्य में, और सरकार जो है वो इसके लिए प्रयासरत भी है। यानी कि राज्य ने नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए, कई कानून भी बनाए हैं, उनके माध्यम से इनको लागू करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 40 है, उसमें वर्णन है ग्राम पंचायतों के गठन का। तो सरकार ने 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसके द्वारा पंचायतों को, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इसी प्रकार से अनुच्छेद 45 जो है उसमें प्रावधान 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का, तो उसको भी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसके द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तित कर दिया गया। और आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि अब ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट बन गया है। अनुच्छेद 47 की अगर हम बात करें तो जैसे कि पोषाहार स्तर है, जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के संबंध में राज्य के कर्तव्य की इसमें चर्चा की गई है। तो जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो स्कूल्स में चलाया जाता है, तो वो क्या चीज़ है, वो बच्चों में पोषाहार उपलब्ध करवाने के लिए, तो वो भी निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अगर हम अनुच्छेद 48 की बात करें, कृषि और पशुपालन का अगर वैज्ञानिक तरीके से संगठन, तो इसके लिए किसानों को आधुनिक बीज उपलब्ध करवाना, आधुनिक उपकरण है या फर्टिलाइजर्स है, खाद है, ये सब उपलब्ध करवाना इसी के अंतर्गत है। आप बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की या वन संरक्षण अधिनियम 1980 की, तो ये सब क्या है, ये पर्यावरण में सुधार के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए। तो आपने अनुच्छेद 48 कै में इसके अंतर्गत अध्ययन किया है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये सब इसी के अंतर्गत है। दो 2006 में जैसे सरकार ने बाल श्रम पे प्रतिबंध लगाया था, तो ये भी नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए है प्रावधान। तो इस प्रकार से समय समय पर राज्य के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं या ऐसे कार्यक्रम बनाए जाते हैं, योजनाएं लाई जाती हैं
जिसके द्वारा नीति निर्देशक तत्व जो है उनको लागू किया जा सके, उनको क्रियान्वित किया जा सके। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स थे आपके सामने। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य। दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है दोनों में? मौलिक अधिकारों की बात की जाए या मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए, दोनों में क्या डिफरेंस है? मौलिक कर्तव्य ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मौलिक अधिकार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए तो अधिकार भी महत्वपूर्ण है और कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। हम अपनी ड्यूटी जब निष्ठा से पूरी करते हैं तो बदले में हमें क्या होता है, कुछ अधिकारों की प्राप्ति होती है। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों आपस में क्या हुए, एक दूसरे से संबंधित हुए, एक दूसरे से अविभाज्य हुए। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार थे वो तो संविधान में मूल रूप से विद्यमान थे, इतना तो आप अध्ययन कर चुके हैं। तो क्या मौलिक कर्तव्य भी संविधान में मूल रूप से विद्यमान थे? नहीं। मौलिक कर्तव्य अगर हम हमारे मूल संविधान की बात करें तो उसमें मूल रूप से विद्यमान नहीं थे, इनको बाद में शामिल किया गया है। तो अगर ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0। अब देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का 1976 में गठन किया गया। अब उनको जो सिफारिश करनी थी वो मौलिक कर्तव्य और उसकी आवश्यकता के बारे में उनको इस संबंध में उनको अपनी संस्तुति करनी थी। तो ये जो कमेटी थी, इसने ये रिकमेंड किया कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों के लिए एक अलग पार्ट होना चाहिए, एक अलग भाग होना चाहिए। तो केंद्र सरकार जो थी उन्होंने इस रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1976, उसके माध्यम से इसको लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाता है। वो भाग कौन सा है? आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 4A, या उसको आप 4 कह भी कह सकते हैं। तो इसे जोड़ा गया और इसमें अभी तक आप मौलिक अधिकारों में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आपने नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन किया, उसमें भी आप बहुत सारे आर्टिकल्स आपने अध्ययन किया। लेकिन यहाँ पे क्या था कि ये जो 4 का जो था या 4A जो था, इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद को शामिल किया गया, आर्टिकल 51A या 51 का। और इसमें फिर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जो थे उनका उल्लेख किया गया। तो एक साथ संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। बाद में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटी या एक मौलिक कर्तव्य को और शामिल किया गया। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान था कि जो 6 से 14 आयु तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। ये इस कर्तव्य का निर्धारण जो था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया। तो यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य जो थे वो पहले से थे और एक मौलिक कर्तव्य 2002 के द्वारा शामिल किया गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में अगर हम
कैलकुलेट करें तो कितने मौलिक कर्तव्य हुए? 11। तो मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 थे और बाद में उनको इस प्रकार से जोड़ा गया है और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो जाती है 11। तो आगे हम चर्चा करते हैं कि वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। ये हैं मौलिक कर्तव्य। सबसे पहला जो है मौलिक कर्तव्य वो कहता है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका आदर करें। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा पॉइंट है देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है वो है भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा तथा प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील तथा वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवा मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और लास्ट जो लाइन है 6 वर्ष की आयु, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट थोड़ा गायब हो गया है, तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के बीच में के मध्य जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये सबसे लास्ट मौलिक कर्तव्य है और इसी को ही 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको शामिल किया गया है। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वो मौलिक कर्तव्य है, और ये प्रश्न बहुत ही सिंपल और इजी प्रश्न है। आगे है मौलिक कर्तव्यों की विशेषताओं के बारे में। आपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में अध्ययन किया, इनकी विशेषताओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो क्या हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि मौलिक कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्य नैतिक हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। ये मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं हैं, जैसे कि आपने इसमें अध्ययन किया है मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, न कि विदेशियों के लिए। हमने फंडामेंटल राइट का अध्ययन किया था, तो उसमें हमने ऐसे 5 आर्टिकल्स की बात की थी जो विदेशियों को भी उपलब्ध हैं।
इनकी उपेक्षा करने पर दंड का प्रावधान नहीं है। यानी इनका जो स्वरूप है वो कैसा माना गया है? नैतिक माना गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनको सामाजिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये तो है मौलिक कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं। इनके महत्व की अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है वो व्यक्ति में सामाजिक दायित्व की भावना का संचार करते हैं। इससे क्या होता है? राष्ट्रीय भावना में वृद्धि होती है। अगर देखिए, जब हम अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे तो हमें बदले में क्या होगा? कुछ अधिकारों की प्राप्ति होगी। और अगर ऐसा होता है तभी जाकर के अधिकार और कर्तव्य में एक बैलेंस बन पाता है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति में सामाजिक दायित्व की भावना का संचार करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। हम अपने मौलिक अधिकारों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। तो इस प्रकार से ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल हैं। भारतीय जो नागरिक हैं उनमें ये बंधुता की भावना को बढ़ाते हैं। इनका स्वरूप जैसा कि आपने देखा कि कैसा है? नैतिक माना जाता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों के पीछे कोई कानूनी शक्ति तो है नहीं। और कर्तव्य जो है वो आप जानते हैं कि जब पूरी निष्ठा के साथ निभाए जाते हैं तो अपने आप ही व्यक्ति का सामाजिक सम्मान जो है उसमें वृद्धि होती है। यहाँ तक कि हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं उनमें भी अलग अलग आयु के अनुसार अपने कर्तव्यों पर बल दिया गया है। तो अधिकार और कर्तव्य वो क्या हुए? एक दूसरे के पूरक हुए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए। और जब प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करेगा कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा, अधिकार और कर्तव्य में एक सामंजस्य बना के चलेगा, तभी जा कर के क्या होगा? एक लोक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति हो पाएगी, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाएगी। तो ये था आज का टॉपिक, फंडामेंटल ड्यूटीज़। थैंक यू।